नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी, तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए टोक्यो के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री बुडोकन में राजकीय अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस समेत 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के राजकीय अंतिम संस्कार में मौजूद होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दौरान श्रीमती आबे से मिलेंगे और निजी तौर पर शोक प्रकट करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा के साथ मुलाकात और द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश सचिव ने बताया कि बैठक में दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों और इनकी प्रगति के बारे में चर्चा एवं समीक्षा करेंगे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी का व्यक्तिगत जुड़ाव था। शिंजो आबे के साथ प्रधानमंत्री मोदी के करीबी संबंधों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके निधन पर पीएम मोदी शोक प्रकट करते हुए उन्हें प्रिय मित्र बता चुके हैं। भारत जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी है और ये वर्ष भारत जापान राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के बीच होने वाली द्विपक्षीय मुलाकात कई मायनों में अहम है। कांग्रेस अध्यक्ष के नामांकन से पहले ही घमासान में फंस गई पुरानी कांग्रेसी और राजनीति के मंझे खिलाड़ी अशोक गहलोत पर गांधी परिवार ने दांव लगाया। जयपुर में सियासी घमासान मचा। गहलोत के दांव में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फंस गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के सामने शर्तें रखी गई हैं। गहलोत समर्थक विधायकों ने शांति धारीवाल के घर बैठक की। पर्यवेक्षकों ने इसे अनुशासनहीनता करार दिया। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व की चाहत इस बीच साफ नजर आती है। मंशा सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री पद सौंपने की है। अशोक गहलोत किसी भी हाल में पायलट को कुर्सी सौंपना नहीं चाहते। पर्दे के पीछे से गहलोत समर्थक विधायक अंदेशा जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं गहलोत की पारी खत्म न हो जाए। जारी खींचतान में पर्यवेक्षकों से अशोक गहलोत ने जयपुर में मैरियट होटल में मुलाकात की। उसके बाद मल्लिकार्जुन ने कहा कि चुनौती विधायकों को एकजुट करने की है। संख्या बल में गहलोत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 82 विधायकों के साथ उनका पक्का है दावा 92 तक का भी है। ऐसे में पायलट के खेमे में कुल 16 विधायक ही नजर आ रहे हैं। भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की उठापटक पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि क्या भारत जोड़ो में मनोरंजन कम है कि राजस्थान में भी शुरू हो गया। राजस्थान राजनीतिक संकट पर राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि राजस्थान का राजनीतिक घटनाचक्र सरकार की अस्थिरता की ओर संकेत करता है। इस सरकार का जन्म अंतर्कलह से हुआ। पहली बार बहादुर विधायकों ने अपने आलाकमान को ललकारा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में कांग्रेस से अलग हुए गुलाम नबी आज़ाद ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी रखा गया है। जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पार्टी के नाम के साथ साथ पार्टी के ध्वज को भी जारी किया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि पार्टी की विचारधारा उनके नाम की तरह होगी और इसमें सभी धर्मनिरपेक्ष लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि पार्टी किसी भी नेता से प्रभावित नहीं होगी। गृह मंत्री अमित शाह अपने गुजरात के 2 दिन के दौरे के पहले दिन आज कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। साणंद क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित 350 बिस्तरों वाले अस्पताल का भूमि पूजन किया। कलोल में भी 150 बिस्तर के अस्पताल को खोला जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने साणंद तालुका के विरोचनगर गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए मिलन केंद्र समाजवाड़ी का उद्घाटन भी किया। गृह मंत्री ने अहमदाबाद में एक किसान सम्मेलन में भाग लिया। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 8 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों के विकास की कई योजनाएं बनाकर काम किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसानों को बीमा देने का काम हुआ, साथ ही हर किसान के खाते में 6,000 रुपये सीधे पहुंचाने का भी काम हो रहा है।
गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद शहर के बाहरी इलाके में एसपी रिंग रोड पर भादज गांव के निकट एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। भादज सर्कल पर यातायात जाम की समस्या को दूर करने के लिए 73 करोड़ रुपए की लागत से ये 6 लेन वाला फ्लाईओवर बनाया गया है। गृह मंत्री ने अपने दौरे पर पौराणिक मंदिर मेलडी माताजी पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। साल के अंत में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा अहम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल में पार्टी की राजनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले जेपी नड्डा त्रिवेंद्रम पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने थम्पनूर में 6 लोकसभा क्षेत्रों के कोर कमेटी सदस्यों की बैठक की अध्यक्षता की। जेपी नड्डा ने लोकसभा क्षेत्रों के कोर कमेटी सदस्यों के साथ बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल के कोडियार में पार्टी के बूथ प्रभारियों और बूथ अध्यक्षों के जनपद स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि केरल के विकास के लिए विशेष ध्यान देकर काम किया जाए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और कुपवाड़ा पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को सेना ने ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और असलाह बरामद किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन हमीरपुर जिले के भरमोटी में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के पथ पर अग्रसर है और जल्द ही देश विश्व गुरु का दर्जा हासिल कर लेगा। इस दौरान उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, सेना को आवश्यक चीजें मुहैया करवाने और 1 रैंक 1 पेंशन का जिक्र करते हुए कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में लगातार एक से एक घोटाला होता रहा, लेकिन अब देश में रक्षा के क्षेत्रों में विकास काफी तेजी से हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने सेना की वर्षों पुरानी मांग 1 रैंक 1 पेंशन को पूरा किया, लेकिन पुरानी सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांगड़ा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में युवा महोत्सव का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। उन्होंने युवाओं से संवाद कर अपनी शक्ति को राष्ट्र निर्माण में लगाने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दौरा अहम है। चुनाव के मद्देनजर टिकट वितरण पर उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद पार्टी की अहम बैठकें होंगी और इन बैठकों के बाद टिकटों की घोषणा की जाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर आकाशवाणी केंद्र में डिजिटल स्टूडियो का उद्घाटन किया। ये नया डिजिटल स्टूडियो सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। डिजिटल स्टूडियो पर करीब 80 लाख रुपए की लागत आई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह नया स्टूडियो जनता की आवाज को जनता के बीच पहुंचाने का काम करेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कोविड काल के समय आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे प्रसारणकर्ताओं ने आम जन तक सही जानकारी पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। आजादी के बाद से ही आकाशवाणी के केंद्रों और इनमें आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में 1994 में हमीरपुर एफएम स्टेशन की शुरुआत हुई थी। आज शुरू हुआ डिजिटल स्टूडियो राज्य की जनता को बेहतरीन सेवाएं पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी धारवाड़ के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आईआईटी का उद्देश्य भारत को ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाना है। राष्ट्रपति ने नई शिक्षा नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के कई पहाड़ी इलाकों में भी बारिश जारी है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भारी बारिश के कारण एक मकान गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में 11 जगह बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और सड़क दुर्घटना की घटनाएं पेश आईं। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। चंपावत जिले में भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। बारिश और भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 9 बंद है। जिले की अन्य सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। जिले की नदियां और नाले उफान पर हैं। एसडीआरएफ ने देहरादून के सहसपुर में नदी पर बने टापू पर फंसे 5 लोगों को बचाया।
एसडीआरएफ को सूचना मिली थी कि सहसपुर नदी का जलस्तर बढ़ने से कुछ लोग नदी में बने द्वीप पर फंस गए। भुवनेश्वर के कई भागों में जोरदार बारिश हुई है। शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में भारी बारिश के बाद से हालात बेहद खराब हो गए हैं। भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर पानी भरने से यातायात की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश का दौर जारी है। राजधानी लखनऊ के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। मुरादाबाद में भी लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से आवागमन ठप पड़ गया। बिहार में मौसम विभाग के मुताबिक 26 जिलों में बारिश के आसार हैं, जबकि वज्रपात को लेकर अलर्ट भी किया गया है। 4 जिलों में भारी बारिश का खतरा भी है। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार जिले में भारी वर्षा की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा हादसा हो गया है। लखनऊ के इंटोजा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 10 लोगों की मौत हो गई है और 36 लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। मृतकों को मुख्यमंत्री योगी ने आपदा राहत कोष से 4-4 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सत्येंद्र जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत अर्जी को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को दिल्ली की एक कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जैकलीन को मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर का करीबी बताया था। दिल्ली की एक कोर्ट ने 31 अगस्त को जैकलीन को पेश होने के लिए सम्मन जारी किया था। कोर्ट ने आज जैकलीन को 50,000 के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी है। मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में साप्ताहिक कारोबार के पहले दिन बिकवाली का दौर जारी रहा। सेंसेक्स 953 से अधिक अंकों की गिरावट सेंसेक्स में दर्ज की गई। सेंसेक्स 57,145 से ज्यादा पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 311 से अधिक अंकों की कमी दर्ज की गई। निफ्टी 17,000 से ऊपर पहुंचकर बंद हुआ। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन MCX पर 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का भाव चढ़कर 49,440 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत आज 591 रुपये गिरावट के साथ प्रति किलो 55,642 रुपये पर पहुंच गई। सोमवार को रुपया डॉलर के मुकाबले अपने निचले स्तर पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले रुपया 81.55 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। इससे कच्चे तेल का आयात महंगा हो जाएगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान जताया है। रेटिंग एजेंसी ने मुद्रास्फीति 2022 के अंत तक 6% के ऊपर रहने की बात कही है। झारखंड के जमशेदपुर में टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट प्रबल घोष ने टाटा स्टील जमशेदपुर वर्क्स में 2.2 मेगावाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पैनल की सुविधा का उद्घाटन किया। टाटा पावर ने टाटा स्टील के साथ एक 41 मेगावाट की रूफटॉप, फ्लोटिंग और ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल प्रोजेक्ट स्थापित करने का समझौता किया है। अक्षय ऊर्जा की कंपनी सुजलॉन एनर्जी ने राइट्स इश्यू के जरिए 1200 करोड़ रुपए जुटाने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा है कि राइट्स इश्यू के जरिए वो 1200 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत हो चुकी है। रेलवे ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए यात्रियों के लिए व्रत वाला स्पेशल खाना देने की शुरुआत की है। इस सेवा का लाभ यात्री 26 सितंबर से उठा सकते हैं। मल्टीप्लेक्स श्रृंखला का संचालन करने वाली PVR सिनेमाज की चालू वित्त वर्ष 2022-2023 में 100 नई स्क्रीन शुरू करने की योजना है। इसके लिए कंपनी 350 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ब्रिटेन की नई सरकार द्वारा करों में कटौती और खर्च को बढ़ावा देने की योजना सामने आने के बाद ब्रिटिश पाउंड 4 दशकों के निचले स्तर पर आ गया है। सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ब्रिटिश पाउंड में तेज गिरावट दर्ज की गई।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी वेबकॉस लिमिटेड ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ लाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास आवेदन किया है। एप्पल अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है। कंपनी भारत में आईफोन 14 प्लस, प्रो और प्रो मैक्स बनाएगी। इससे देश में आईफोन की कीमतों में गिरावट आएगी। उद्योग संगठन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अनुसार 2021-2022 में 3.17 करोड़ निवेशक खाते और 2020-2021 में 81 लाख निवेशक खाते जोड़े गए थे। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने MPPTCL प्रदेश में 1 अक्टूबर से उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के 10,000 टावरों की निगरानी के लिए ड्रोन तैनात करने का निर्णय लिया है। एप्सिलॉन कार्बन अपने कर्नाटक स्थित संयंत्र में सालाना 500 करोड़ का निवेश करेगी। कंपनी उत्पादन क्षमता को 1 लाख टन बढ़ाना चाहती है। नवरात्रि की पहली शाम यानी आज जब सूर्यास्त हो रहा होगा, तब सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी गुरु पूर्व दिशा में अपनी विशालता के साथ उदित हो रहा होगा। आज हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति 59 वर्षों में धरती के सबसे करीब होगा। हालांकि इस दौरान भी इसकी दूरी हमसे 57.93 करोड़ किलोमीटर होगी, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अक्टूबर 1963 के बाद से धरती पर यह अद्भुत नज़ारा पहली बार देखने को मिलेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के सैन्य बलों के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी लड़ाई जारी है और ये संघर्ष यूक्रेन के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। यूक्रेन के इजियम शहर के निवासियों ने रूस में शामिल होने के लिए आयोजित जनमत संग्रह का विरोध किया है। ये जनमत संग्रह मॉस्को द्वारा यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाकों में प्रायोजित किया जा रहा है। इजियम में मानवीय स्थिति गंभीर बनी हुई है। यूक्रेनी स्वयंसेवकों से मानवीय सहायता पाने के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं लोग। वहीं अन्य लोग जंगल में पाए गए सामूहिक शवों का दाह संस्कार करने के लिए लकड़ियां एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। रूस और यूक्रेन ने ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास गोलाबारी को लेकर एक दूसरे के खिलाफ नए आरोप लगाए हैं। यूक्रेन रूस संघर्ष के बीच ये संयंत्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता का सबब बना हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के कारण यूरोप में ऊर्जा संकट की स्थिति पैदा हो गई है। जर्मनी ने देश में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ तरलीकृत प्राकृतिक गैस वितरण संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत के खिलाफ पूरे ईरान में व्यापक अशांति के बीच ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति ने विरोध प्रदर्शनों को निर्णायक रूप से खत्म करने को कहा है। ईरान के 31 प्रांतों में हो रहे इन प्रदर्शनों में अब तक 35 लोग मारे गए हैं। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने ईरान से इन विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई को अनुचित और अस्वीकार्य बताते हुए रोकने की मांग की और लोगों तक इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित करने का आह्वान किया। महसा अमीनी की मौत के कारण दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर लोग प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए हैं। 22 वर्षीय अमीनी की मौत के विरोध में लंदन में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान हिंसक झड़पें शुरू हो गईं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ओर से दुनिया भर में चलाए जा रहे जासूसी अभियानों का खुलासा करने वाले एडवर्ड स्नोडेन को रूस की नागरिकता मिल गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नागरिकता देने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इटली में रविवार को आम चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। मतदान के बाद आए एग्जिट पोल में पीएम पद की उम्मीदवार जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली सबसे ज्यादा वोट पाती दिख रही है। जॉर्जिया के नेतृत्व में दक्षिणपंथी गठबंधन संसद में स्पष्ट बहुमत के लिए तैयार दिख रहा है। मतगणना के बाद अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री मिलने की उम्मीद है। एग्जिट पोल में मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को 22 से 26% वोट हासिल करने की भविष्यवाणी की गई है। गौरतलब है कि 2018 के चुनाव में मेलोनी की पार्टी को सिर्फ 4% ही वोट मिले थे। मध्य रूस स्थित एक स्कूल में सोमवार सुबह एक बंदूकधारी ने हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य लोग घायल हो गए।
जर्मनी ने यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण रूस के साथ इस साल की शुरुआत में विवादास्पद नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना को रोक दिया था। जर्मनी के लुब्मिन शहर के निवासी सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस परियोजना को दोबारा शुरू करने की मांग की। अमेरिका में फ्लोरिडा में अधिकारी ट्रॉपिकल स्टॉर्म इयान पर सतर्कता से नजर बनाए हुए हैं। कुछ दिनों में ट्रॉपिकल स्टॉर्म इयान की बड़े तूफान में बदलने की संभावना व्यक्त की गई है। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैच की T20 सीरीज में भारत ने 2-1 से हराकर आईसीसी रैंकिंग में अपनी बादशाहत को बरकरार रखा है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया अब 268 पॉइंट्स के साथ पहले पायदान पर है। ऑस्ट्रेलिया को रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ा है। भारत के खिलाफ सीरीज गंवाने के बाद टीम 1 अंक के नुकसान के साथ छठे पायदान पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली जीत के बाद टीम इंडिया एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा T20 मैच जीतने वाली टीम बन गई है। भारत ने इस कैलेंडर वर्ष में 27 T20 मैचों में 21वीं जीत हासिल की। भारत ने घरेलू सरजमी पर 12 में से 10 मैच जीते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में घर पर सबसे ज्यादा T20 जीतने के मामले में भारत शीर्ष पर आ गया। उसने जिम्बाब्वे को पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के बाद अब रोहित एंड कंपनी का इम्तिहान लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका टीम भारत पहुंच गई है। 28 सितंबर से दोनों टीमों के बीच T20 की जंग शुरू होगी। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जूलियस बेयर जनरेशन कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। कार्लसन ने फाइनल में भारत के अर्जुन एरिगेसी को शिकस्त दी। इस हार के बावजूद अर्जुन ने चैंपियंस चेस टूर सीजन में स्थान बना लिया है। चैंपियंस चेस टूर सीजन में स्थान बना लिया। टीम वॉर्ड ने लेवर कप का खिताब जीत लिया है। उन्होंने टीम यूरोप को 13-8 के स्कोर से हराकर पहली बार इस खिताब को जीतने में सफलता पाई। नीदरलैंड्स ने अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए नेशंस लीग फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ग्रुप A4 में नीदरलैंड्स ने बेल्जियम को 1-0 से हराने में सफलता पाई। नीदरलैंड्स के लिए वैन डाइक ने 73वें मिनट में गोल किया। इस जीत के साथ नीदरलैंड्स ने 6 मैचों में 16 अंक के साथ ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करके फाइनल में जगह बनाई। मौजूदा चैंपियन फ्रांस को नेशंस लीग के ग्रुप मुकाबले में डेनमार्क के हाथों आश्चर्यजनक रूप से हार का सामना करना पड़ा है। डेनमार्क ने फ्रांस को 2-0 से शिकस्त दी। पोलैंड ने वेल्स को 1-0 से हरा दिया है। पोलैंड की तरफ से 57वें मिनट में स्वीडरेस्की ने गोल किया। जीत के साथ ही पोलैंड ने टॉप टियर में अपनी मौजूदगी को बरकरार रखा है। आदिशक्ति मां दुर्गा की आराधना आज से अगले 9 दिनों तक जारी रहेगी। कलश स्थापना के साथ आदिशक्ति देवी मां दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाएगी। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के साथ नवरात्रि की शुरुआत हुई। आदिशक्ति के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी दिखी। लोग दूर दूर से मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में सुबह से ही नवरात्रि की पूजा देखने को मिली। बनारस के दुर्गा देवी मंदिर, मशहूर वैष्णो देवी मंदिर में पहले नवरात्रि के मौके पर पूजा हुई। आजादी के अमृत महोत्सव की झलक दक्षिण कोलकाता के धाकुरिया में दुर्गा पूजा पंडाल में देखने को मिली। पंडाल को ऐसे हजारों स्मारक सिक्कों से सजाया गया है जो आजादी के बाद बने हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।